दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर। फ्रेंड, ये जो टॉपिक है, मीन इसके बाद की कुछ 7 से 8 वीडियो आएंगी मेरे हिसाब से, जहाँ तक बहुत इत्मीनान से, बहुत दिमाग खोल के इन वीडियोस को देखिएगा। ये एक ऐसा टॉपिक है, अगर एक भी वीडियो आपने सीक्वेंस मिस किया तो सारा दिमाग के ऊपर से निकल जाएगा। चाहे कितना भी हार्ड वर्क कर लूँ, मज़ा नहीं आएगा। तो इस सेपरेट लेक्चर्स में लेके आ रहा हूँ। वैसे ये सीरीज़ की वीडियो नंबर 23 है, लेकिन लेक्चर 1 है राष्ट्रीय आय का। इस राष्ट्रीय आय में मैं आपको बेसिक्स से लेके पूरा बेसिक्स जो भी सारी चीज़ें हैं राष्ट्रीय आय की अवधारणा से लेके, साथ में एडवांस लेवल, आधार वर्ष क्यों चेंज किया गया, आखिर हमारे अकाउंटिंग में क्या क्या इश्यूज़ हैं, आगे का रास्ता क्या हो सकता है, जीवे का क्या कंसेप्ट है, ये सारी चीज़ें मैं इसमें आपको लेके चलूँगा सिस्टमेटिक वे में। शुरू के 3 वीडियो, स्टार्टिंग की जो 3 वीडियो इंक्लूडेड ये वाली वीडियो, उसमें मैं पूरे बेसिक्स को, शुरू की 3 आप 4 भी मान लें, बिल्कुल बेसिक्स लेके चलूँगा। बिल्कुल बेसिक्स। बेसिक्स का मतलब ये कि सबसे डेंजरस टॉपिक भी यही है और सबसे ईजीएस्ट टॉपिक भी यही है। समझ आ गया तो इससे ईजी कोई टॉपिक नहीं है। और डेंजर इसलिए कि अगर नहीं समझ आया तो ज़िंदगी भर आप धक्के खाते रहोगे, पर आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे। तो इस टॉपिक को बहुत ही इत्मीनान से, ध्यान से, और इसके मैं आपको यहाँ पे ये भी बोलूँगा, जैसे जैसे मैं बताता चला जाऊँ, इसके स्पेशली इस चैप्टर के हैंड रिटन नोट्स खुद बनाते चले जाइएगा। कि ये नहीं आप मेरे नोट्स के पीछे भरोसे बैठ गए कि सर जब देंगे जब हम देख लेंगे। नहीं, सारी चीज़ें ब्लैंक हो जाएंगी, क्योंकि इसमें मैं एग्जांपल्स भी कोट करूँगा, तो आपको चीज़ें जो होंगी समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होंगी। समझ आ गया? तो राष्ट्रीय आय की अवधारणा को मैं एक ऐसे लेवल से स्टार्ट करूँगा कि ज़ीरो लेवल से स्टार्ट करूँगा, कि आप लोग बिल्कुल ब्लैंक हैं, कुछ नहीं पता क्या होती है इकनॉमी, क्या होता है सिविल सर्विस, बट इस कंसेप्ट को समझना है। तो इसको बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। मेरा नाम राजवीर अरोड़ा है। ये मेरे लेक्चर नंबर सीरीज़ का 23 है। मेरी भारतीय अर्थव्यवस्था की सीरीज़ हिंदी के अंदर चल रही है। प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ से देख लीजिएगा। आगे बढ़ने से पहले एडमिशन चल रहे हैं पीजीपी प्रोग्राम के। इस पर आप नंबर पर कॉल कर सकते हैं। 15,000 रुपीज़ पूरे साल की फ़ीस होती है, वन टाइम पेमेंट होती है। इसमें हम ये सारी चीज़ें लेके चलते हैं। बाकी कुछ हमारी किताबें हैं। बाकी 40+ एस्पिरेंट्स लोगों ने इस बार मेंस लिख रहे हैं हमारे बच्चे, और देखते हैं आगे क्या रिज़ल्ट आता है। बाकी अभी फ़िलहाल जो है मेंस जो है, अगर बात करें 40+ स्टूडेंट्स जो हमारे लिख रहे हैं, जिसमें हिंदी मीडियम के बच्चे ज़्यादा हैं। देखिए, बेसिक समझते हैं पहले। क्वेश्चन है राष्ट्रीय आय, टॉपिक है यहाँ पे। पहले हम टॉपिक को लिखते हैं राष्ट्रीय आय। किताबों से हट के थोड़ा प्रैक्टिकल नॉलेज पे चलते हैं। देखो, किसी देश की राष्ट्रीय आय ही उस देश की अर्थव्यवस्था का मूल होती है। जब आप न्यूज़पेपर, दैनिक जागरण, द हिंदू पढ़ते हैं, तो वहाँ पे आपने नेशनल इनकम वर्ड सुना होगा कि हमारी नेशनल इनकम इतनी हो गई, नेशनल इनकम उतनी हो गई। ये वर्ड हमेशा दिमाग में रहता है। लोगों को पता भी होता है, ठीक है हमारे देश की एक आय होती है, लोगों को ये भी पता चल गया। तो यानी कि कहीं ना कहीं अगर बात है किसी चीज़ को, यानी कि अगर किसी जीडीपी को भी नापना हो, तो कहीं ना कहीं नेशनल इनकम भी एक फैक्टर हमारा करती है हम समझने के लिए। दो तरह से एस्पेक्ट्स होते हैं, या तो जीडीपी देख लो या नेशनल इनकम देख लो। इन दोनों में कोई ज़्यादा खास डिफरेंस नहीं है, वो मैं आगे बताऊंगा। लेकिन कहीं ना कहीं हम यही सोचते हैं, तो या तो जीडीपी देखते हैं उस देश का, भाई कितनी जीडीपी है, कितने लोग हैं, या फिर नेशनल इनकम देखते हैं। राइट, यही होता है। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि एक तरह से मूल होती है। मूल मतलब कि यही एक तरीका है किसी एक देश की प्रगति को समझने का, कि वो विकसित है, अविकसित है, जैसा भी है। तो ये एक मतलब एक तरीका हमारी तरफ से जो है देखने को मिलता है। दूसरा, यहाँ राष्ट्रीय आय का यदि हम सीधा अर्थ समझे, बिल्कुल एक सिंपल लैंग्वेज में, तो किसी देश के सारे खर्चे को हटा देने के बाद से उस देश की जो आय निकलती है, उसे राष्ट्रीय आय कहा जाता है। पहले थोड़ा सा इतिहास पढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे इस कंसेप्ट के ऊपर। देखो, सबसे पहले अगर बात करें, दादा भाई जो नरोजी थे, स्पेशली ये थे, इन्होंने राष्ट्रीय आय के सिद्धांत 1867 से लेकर 1868 में, मतलब कि धन के पलायन का जो है सिद्धांत दिया था। उन्होंने ये बताया था कि भाई 20 रुपये भारत की जो है एक मतलब की बात करें तो 20 रुपये जो है वार्षिक एक तरह से राष्ट्रीय आय जो है निकल के आती है। उसके बाद वैज्ञानिक आधार पर अगर बात करें तो 1932 और 1931 और 1932 में VKRV राव ने राष्ट्रीय आय की गणना बताया था, जिसमें 62 रुपये प्रति व्यक्ति आय जो है यहाँ पे जो है बताई गई थी। इसके बाद आज़ादी के बाद 1949 में राष्ट्रीय आय की गणना के बाद राष्ट्रीय आय की समिति का गठन किया गया था, और 2 मई 1991 में CSO की स्थापना करी गई थी, और तत्काल यही मतलब इसी में अगर बात करें तो कार्यरत है। तो ये मैंने एक ब्रीफ में जस्ट एक PPT के अंदर आपको बिल्कुल एक आधार बताया, ताकि आप चीज़ों को समझ सकें अच्छे से। राइट, हमने बेसिक्स भी समझ लिए। अभी आगे बढ़ने से पहले ये भी समझते हैं,
आखिर हम राष्ट्रीय आय का अध्ययन क्यों करते हैं? राष्ट्रीय आय का अध्ययन हम क्यों करते हैं, क्या रीज़न है इसके पीछे? तो इन पॉइंट्स को समझने की कोशिश करते हैं। देखो, अगर हम किसी देश में राष्ट्रीय आय का विश्लेषण अथवा राष्ट्रीय आय का लेखांकन कई कारणों से महत्वपूर्ण होता है। पहला, देश की आर्थिक विकास की गति की माप के लिए। भाई आखिर हमारा देश कौन सी दिशा में जा रहा है? हम बोलते नहीं है हमारा देश स्लो हो गया है, हम बोलते नहीं हमारा देश फास्ट चल रहा है, हम बोलते नहीं कि ठीक ठाक चल रहा है, ना ज़्यादा बढ़ रहा है ना ज़्यादा घट रहा है, ठीक ठाक सिचुएशन भी चल रही है। कुछ ऐसे बोलते हैं ना, हम कैसे बोलते हैं? क्योंकि हम राष्ट्रीय आय की जब हम गणना निकालते हैं तो उसके हिसाब से जो हम चीज़ों को बोलते हैं, यानी कि प्रति व्यक्ति आय में होने वाली वृद्धि का भी यहाँ पे जो विश्लेषण किया जाता है कि आखिर एक व्यक्ति कितना कमा रहा है। प्रति व्यक्ति आय का मतलब ये हो गया कि आखिर एक व्यक्ति कितना यहाँ पे जो है कमा रहा है। दो या दो से अधिक देशों के बीच आर्थिक विकास की गति की तुलना अध्ययन भी किया जाता है। यानी कि भाई आखिर हम देखें, जैसे कि अगर इंडिया है, आसपास सराउंडेड एरिया में यहाँ पे अफगानिस्तान है या पाकिस्तान है, यहाँ पे आपका श्रीलंका है, यहाँ आपका बांग्लादेश है, यहाँ आपका भूटान है, यहाँ आपका नेपाल है, इन सब के साथ यहाँ पे म्यांमार है, तो देखा जाता है ना भाई आखिर कौन कितना तरक्की कर रहा है। अभी लेटेस्ट न्यूज़ आपको भी पता होगी कि बांग्लादेश हमसे ज़्यादा तरक्की कर रहा है अगर हम जीडीपी की कंटेस्ट में बात करें तो ये सब चीज़ें तुलना करने के लिए भी हमें राष्ट्रीय आय का अध्ययन किया जाता है। सेकंड थिंग, अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय आय विश्लेषण के माध्यम से क्षेत्रीय विकास की समीक्षा भी की जा सकती है कि भाई एक क्षेत्र का एक एनालिसिस किया जा सकता है कि भाई यूपी में कितनी विकास दर चल रही है, बिहार में कितनी विकास दर चल रही है, एमपी में कितनी चल रही है, राजस्थान में कितनी चल रही है, तमिलनाडु में कितनी चल रही है, केरला में कितनी चल रही है, असम में कितनी चल रही है, मिजोरम में कितनी चल रही है। तो इसके हिसाब से एक क्षेत्रीय विकास की भी एक बात करें तो समस्या का भी मतलब की समीक्षा जो है यहाँ पे जो करी जा सकती है, राइट। राष्ट्रीय विकास के विश्लेषण द्वारा किसी अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र के योगदान का भी विश्लेषण किया जाता है। एक सेक्टरल जिसको हम कहते हैं, सेक्टरल हम विश्लेषण भी अगर बात करें तो हम देख सकते हैं राष्ट्रीय आय से, हमें ये भी तो फायदा होता है ना। फिर किसी देश की समभावी आर्थिक नीति का निर्धारण करने के लिए भी राष्ट्रीय आय का विश्लेषण किया जाता है। आखिर की आर्थिक नीति किस तरह से होगी इन फ्यूचर में, अगर कोई आदमी डेवलप कर रहा है तो वो आगे जाके कौन सी नीतियों को अपना सकता है। तो ये सब चीज़ें करने के कारण जो है अगर हम बात करें तो ये एक रीज़न होते हैं कि आर्थिक मतलब कि राष्ट्रीय आय के अध्ययन के स्पेशली जो है ये कुछ कारण होते हैं जिस वजह से हम जो है लेके चलते हैं। अब आते हैं आगे मेन पॉइंट पे। पहले समझते हैं बेसिक से। बेसिक क्या है, हमें समझना है राष्ट्रीय आय। अभी तक मैंने आपको 10 मिनट का प्रवचन दिया है तो ये कहीं ना कहीं राष्ट्रीय आय के आसपास ही चीज़ें चल रही हैं। अभी थोड़ा अगेन 1-2 मिनट का और प्रवचन सुनेंगे ताकि बेसिक्स क्लियर हों। एक देश के सामान्य निवासी और गैर निवासी विदेशी में क्या फ़र्क होता है? मोस्टली मैक्सिमम लोगों को पता होगा। सामान्य निवासी का मतलब यहाँ पे दोस्तों ये होता है कि जो हम देश के नागरिक हैं, भाई जैसे हम लोग नागरिक हैं, लेकिन अब नागरिक में भी ट्विस्ट होते हैं ना। अगर आप थोड़ा सा लक्ष्मीकांत का चैप्टर नंबर 6 पढ़ोगे तो वहाँ आपको दिख जाएगा कि ट्विस्ट क्या क्या होते हैं। भाई एक तो वो होता है जो हमारे देश में बोर्न एंड बॉटम होता है, काम करता है और मर जाता है यहीं। एक वो होते हैं, एक नागरिक वो होते हैं जो स्टार्टिंग से ही जो है फ़ॉरन चले जाते हैं, वहाँ पे काम करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल कुछ लोग गल्फ़ में जाते हैं, आपको पता होगा गल्फ़ में पीआर नहीं मिलता, परमानेंट जिसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस, राइट। तो ये लोग क्या होते हैं, ये फिर एनआरआई हो जाते हैं, नॉन रेजिस्टेंस इंडियन, राइट। लेकिन इनको हम भारतीय कहते हैं, क्योंकि इनके पास जो पासपोर्ट होता है वो भारत का ही होता है। वो बात अलग है, ये लोग इसके अंदर रहते हैं, इस देश के अंदर रहते हैं, लेकिन मतलब दूसरे देश में जाके मान लो फॉर एग्जांपल दुबई में मान लो लोग चले जाते हैं, 20 साल काम करते हैं, लेकिन पासपोर्ट तो उनके पास इंडियन ही है। तो जब तक पासपोर्ट इनके पास भारतीय रहेगा तो ये भारतीय ही कहलाएंगे, वो बात अलग है। अब जैसे कि इसमें एक तरह के एक ऐसे निवासी भी होते हैं जो 5-6 साल तो विदेश में रहते हैं, जैसे कनाडा, यूएस, वहाँ पे पीआर के लिए अप्लाई करते हैं और वहाँ के परमानेंट रेजिडेंस हो जाते हैं। तो उस केस में ये बंदे फिर हमारे इंडियन नहीं रहते। क्यों? उनके पास अगर कनाडियन पासपोर्ट आ गया। यानी कि इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिएगा, जब पासपोर्ट चेंज हो गया इस चीज़ को समझना, जब इंडियन पासपोर्ट किसी ने त्याग दिया, जब किसी ने त्याग दिया मतलब इसको त्याग दिया, तो फिर वो सामान्य निवासी नहीं रहेगा। ये बात आपने समझनी है कि कहीं किसी भी किताब में नहीं मिलेगा। प्लीज़ किताबें मत छाप झागना, ये मेरे खुद के अपने कंसेप्ट हैं। समझ आ गया? यानी कि जब भी इंडियन पासपोर्ट उसके पास रहेगा, यानी कि जब भी उसके पास इंडियन पासपोर्ट, यानी कि अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ इंडियन पासपोर्ट और इसके पास रहेगा, तो समझ जाएगा वो सामान्य निवासी होगा।
व्हाट्सोएवर, चाहे वो 30 साल रहे उस देश में, 50 साल रहे, चाहे 100 साल रहे, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। इंडियन पासपोर्ट है, रहेगा। अब एक क्वेश्चन, कुछ लोग फ्रॉड लोग होते हैं। फ्रॉड लोग का मतलब जिनके पास मान लो यूएसए का भी पासपोर्ट होता है और किसी के पास इंडियन पासपोर्ट भी होता है। मैंने काफ़ी सारे लोग देखे हैं ऐसे जिनके पास दोनों तरह के पासपोर्ट होते हैं। अब वो फ्रॉड ही होते हैं इसको। अगर भारतीय कानून के हिसाब से चलें, ध्यान से समझिएगा, भारतीय कानून के हिसाब से चलें, जब तक इसने अपने पासपोर्ट को भारतीय कानून मतलब कि हमारे होम मिनिस्ट्री में जब तक सिलेंडर नहीं करा दिया कि भाई मैं आप लोगों की नागरिकता त्याग रहा हूँ, जब तक इस तरह की एप्लीकेशन जब तक नहीं डाल दी है, और जब तक इसका लीगली, एक वर्ड आ रहा है ध्यान रखिएगा, लीगली, जब तक लीगली ये चीज़ें नहीं चल रही हैं, मतलब लीगली जब तक इसने त्यागा नहीं है, जब तक वो भारतीय निवासी कहलाएगा। थोड़ा ट्विस्ट लगा ना? दोबारा सुनिए इस टॉपिक को, एक मिनट इस टॉपिक को दोबारा सुनिएगा। मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, जिसके पास इंडियन पासपोर्ट होगा, जिसके पास इंडियन पासपोर्ट होगा वो सामान्य निवासी है। जिसके पास इंडियन पासपोर्ट नहीं है वो गैर सामान्य निवासी है। यही बात बोली। तीसरा, गोच्चीमार, फ्रॉड लोग, जिनको हम फ्रॉड भी कहते हैं एक तरह से, जिनके पास यूएसए का पासपोर्ट भी है, साथ में इंडिया का पासपोर्ट भी है, लेकिन इन्होंने अप्लाई नहीं किया है। मान लो किसी भी तरह से, देखो इलीगल के भी बहुत तरीके होते हैं, मैं वहाँ पे बात कर रहा हूँ। यानी कि इसने यूएसए का पासपोर्ट ले लिया है, इंडियन पासपोर्ट भी है, लेकिन इसने सरेंडर इसमें इंडियन एम्बेसी में जाके नहीं किया है। तो उस केस में भी इसको अभी जब तक ये सरेंडर ना कर दे, जब तक लीगली मतलब ना कर दे, जब तक ये इंडियन ही निवासी कहलाएगा, चाहे व्हाट्सोएवर यूएसए का भी है। क्यों? क्योंकि अभी तक भारत सरकार को पता नहीं है, तो ये फ्रॉड, देखो है तो ये फ्रॉड ही है, देखा जाए तो ये इंडियन निवासी नहीं है, लेकिन जब तक इसकी प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती, जब तक ये भारतीय निवासी यानी कि सामान्य निवासी के तौर पे जो ये यहाँ पे ये काम करेगा। ये इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों, खुदा ना खास्ता कैसे भी ट्विस्ट टाइप के क्वेश्चन दे दे, अगर यूपीएससी इससे डिफ़िकल्ट क्या बनाएगा, क्वेश्चन है ना, सामान्य निवासी से रिलेटेड अगर क्वेश्चन बन जाए तो मुझे नहीं लगता कि इससे डिफ़िकल्ट सोच सकता है। मैंने आपको उस लेवल तक की स्टडी करा दी है कि इससे डिफ़िकल्ट बेटा नहीं पूछेगा, ये मेरा भी चैलेंज है। ठीक है, अब आते हैं तो यानी कि बेसिक्स में अब आपने चीज़ों को समझा कि भाई एक देश के सामान्य निवासी क्या होते हैं और गैर निवासी या विदेशी क्या होते हैं। तो यानी कि इनडायरेक्टली जिनके पास अगर पासपोर्ट है, मतलब कि भाई यानी कि ये लोग गैर सामान्य निवासी हो गए या फिर ये विदेशी हो गए, दोनों में से सेम ही बात है ना। ये मैं क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि अभी जो नेक्स्ट वीडियो में राष्ट्रीय आय जब मैं आपको कराऊंगा अच्छे से, तो उसमें मैं सामान्य निवासी और विदेशी में ये काफ़ी बार मैं काफ़ी डेप्थ के अंदर आपको रिपीट करूंगा ये वर्ड, तो फिर तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि सामान्य निवासी किसको कहते हैं, विदेशी किसको कहते हैं, क्योंकि ये इस पार्ट की बिल्कुल बेसिक लेक्चर की थीम है। अभी आपको कुछ नहीं दिखा होगा कि यार सर ने तो ये कुछ बोल दिया, लेकिन जो नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा राष्ट्रीय आय क्या होती है, तो उसमें मैं आपको बहुत अच्छे से लेके कंसेप्ट्स में जो है बिल्कुल अच्छे से तोड़ूंगा। तो नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको ये समझाऊंगा कि राष्ट्रीय आय क्या होती है, किस तरह से हमें जो चीज़ों को लेके चलना है, कारक आय क्या होती है, एक सामान्य निवासी का क्या कंसेप्ट है, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके चलूंगा। तो अभी के लिए इतना ही, क्योंकि बेसिक्स वीडियो करना बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार बिल्कुल अच्छे से देखिएगा, जब जाके आपके कंसेप्ट जो है बिल्कुल अच्छे से क्लियर होंगे, क्योंकि मेरा टारगेट यहाँ कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे फोकस है। जिस तरह से यूपीएससी 2020 का पेपर अभी जिस तरह से प्रीलिम्स में आया है, उस तरह से मुझे लगता है कि वो कंसेप्चुअल क्लैरिटी की होनी बहुत ज़रूरत है। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।